Hello aspirants, welcome to the channel Your UPSC Notes. I hope you are all doing good. How are you? Are you good? Tell me in the comment section. And the ones who are not feeling good, जिसको सही नहीं लग रहा है, जिसको लग रहा है नहीं यार मैं तो ठीक नहीं हूँ, वो तो ज़रूर कमेंट करके बताएं. Let me see if I can help you. Please tell the reason why you're not feeling good. And is it about the journey, it is about pressure, it is about what? Let me know in the comment section. जैसा कि आप सभी को पता है that I share with you all my notes on this channel so that you get an idea as to how you can make short and crisp notes on different subjects जो कि both prelims and mains examination में आपको help करेगा. अगर आप मेरे नोट्स से आइडिया लेकर गाइडेंस लेकर अपने नोट्स बनाते हैं तो इसे लास्ट मोमेंट पे रिवाइज एंड मेमोराइज करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा. और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक्स पर नोट चाहते हैं या किसी पर्टिकुलर टॉपिक्स पर नोट कैसे बनाएं ये समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए. आई विल शेयर नोट्स ऑन दोज टॉपिक्स एज वेल. सो आज का जो टॉपिक है जिस पे मैं अपना नोट्स शेयर कर रही हूँ वो है फंडामेंटल राइट्स. सी गाइज आई हैव मेड नोट्स. मैंने नोट्स बनाए हैं, शॉर्ट बनाए हैं, बट मैंने छोटी छोटी चीज़ें भी इनकॉर्पोरेट की हैं ताकि मेरा नोट्स एक ही प्लेस पे होलिस्टिक लगे. मुझे एक चीज़ को समझने के लिए 10 जगह लिखना ना पड़े या जाके अपने पेजेस को टर्न करके उसको देखना ना पड़े. और मैंने अपने नोट्स प्रीलिम्स और बोथ प्रीलिम्स के लिए अलग, मेंस के लिए अलग ऐसे नहीं बनाए हैं. दोनों को माइंड में रख के मैंने किसी भी टॉपिक का नोट्स बनाया है. इसलिए कभी कभी आपको लग सकता है कि मैं तो बोल रही हूँ कि शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स, मतलब एक जार्गन दे दो और वो नोट बन गया. नहीं, तो आपको लग सकता है नहीं ये थोड़ा सा एक्सप्लेन्ड भी है, कहीं कहीं आपको शॉर्ट नहीं भी लगेगा. तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपने नोट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. टुडेज टॉपिक इज़ फंडामेंटल राइट्स. तो फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, क्या है फंडामेंटल राइट्स? फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल, देखिए आप जो फर्स्ट मैंने हेडिंग दी है ना, हेडिंग में ही मैंने प्रीलिम्स के क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं. 2 क्वेश्चंस तो ऑलरेडी प्रीलिम्स का कवर हो गया कि अगर आपसे आर्टिकल्स पूछ लेता है, डज आर्टिकल 36 this is part of fundamental right? No, it's not. आप देख सकते हैं from article 2 to 12 to 35 and कौन से पार्ट में आता है, which पार्ट फंडामेंटल राइट्स. प्रीलिम्स में क्वेश्चन कभी कभी आपसे पूछ लेगा फंडामेंटल राइट्स फॉर्म्स या फॉल्स इन विच पार्ट, और शेड्यूल पूछ लेता है पार्ट 4 इज द पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट. नो, तो पार्ट 3. तो आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स goes from article 12 to article 35 and it comes under part 3. then क्या है वो सारे फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं? तो मैंने ब्रॉडली यहाँ पे, अभी इसका डिटेल वर्जन भी है, डिटेल्ड नोट्स डिटेल भी है जो मैंने बनाया है. राइट टू इक्वालिटी में क्या होता है, बट यहाँ जस्ट शॉर्ट रिमेंबर करने के लिए एक ब्रॉड मैंने नोट्स बना दिया है कि फंडामेंटल राइट्स क्या क्या है. तो आर्टिकल 14 से 18 तक है. अब इसको ये भी कभी कभी ना इतनी छोटी चीज़ें भी याद करनी बहुत मुश्किल होती हैं, तो मैंने इसके लिए यहाँ पे EFER, इसमें सिर्फ 3 अल्फ़ाबेट्स हैं, EFR, और वही रिपीट हो रहा है. तो मैंने क्या किया है, फर्स्ट फंडामेंटल राइट इज़ राइट टू इक्वालिटी. तो राइट टू इक्वालिटी कितने आर्टिकल्स में है? 14 to 18 आर्टिकल्स तक. आर्टिकल 14 to 18 तक राइट टू इक्वालिटी ही है. तो मैंने उस इक्वालिटी होता है तो मैंने इसका इक्वालिटी का ई कीवर्ड लिया, की लेटर लिया और यहाँ ई लिख दिया. एक्सक्यूज मी. नाउ द सेकेंड फंडामेंटल राइट इज राइट टू फ्रीडम. राइट टू फ्रीडम इज, तो राइट टू फ्रीडम आपका आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक है. राइट टू फ्रीडम. अब प्रीलिम्स में ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट टू फ्रीडम इज आर्टिकल 20. फिर आपको लगेगा नहीं यार वो तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में सिर्फ आर्टिकल 19 ही है. नो, देन यू विल बी मेकिंग अ मिस्टेक. सो राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22 तक है. तो यहाँ मैंने कीवर्ड की अल्फ़ाबेट यहाँ ले लिया, लेटर F. नाउ थर्ड
fundamental right. Third fundamental right is right against exploitation. तो right against exploitations है तो आर्टिकल 25 to 28 है, right against exploitation. Then right against exploitation 23 to 24, it is E because exploitation का E लिख लिया मैंने. Then right to freedom of religion, आर्टिकल 25 to 28 है. फ्रीडम ऑफ रिलीजन के लिए उन्होंने 4 आर्टिकल्स दिए हुए हैं. देन रिलीजन इज द आर इज द की लेटर, मैंने आर लिख लिया. एंड देन वी हैव कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. सी रिलीजन अलग होता है, कल्चर अलग होता है. देन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 और 30 2 आर्टिकल्स हैं. तो फिर मैंने ई लिख लिया इसका जो की लेटर था ई. एंड देन the next right is right to constitutional remedies. Right to constitutional remedies, that is article 32 R लिख दिया. तो अब ये याद कैसे करें कि कौन से सीक्वेंस क्या है, हम सीक्वेंस भी भूल जाते हैं पहला कौन सा है. तो EFERER, if you remember this EFERER, it will not take much time to remember it, to keep this in your brain, to set this, fix this in your brain. EFERER easy. तो ई में क्या है 14 से 18, 14 to 18. एफ में क्या है 19 to 22, 19 से 22. फिर अगेन ई आ जाता है. ई ऑल्टरनेटली आ रहा है तो इसलिए आपको इसमें कंफ्यूज भी नहीं होगा. एक ई आता है फिर एफ, ई आर, ई आर. ई इज कमिंग ऑल्टरनेटली बिगिनिंग फ्रॉम द फर्स्ट, यू विल से ई. फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23, 23, 24 जो है 23, 24 ई. एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28, 25, 26, 27, 28. देन एजुकेशनल राइट आ जाता है 29, 30. एंड देन कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी. तो पहले इक्वालिटी की बात हो रही है, फिर फ्रीडम की बात हो रही है, फिर एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए उसकी बात हो रही है. ये सब तो ठीक है भाई, रिलीजन भी तो है, तो रिलीजन को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दिया. पहले तो आप खुद एक एज अ इंडिविजुअल आप इक्वल रहे, आपके पास फ्रीडम हो, आपका कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा है, तब तो आप रिलीजन की तरफ जाएंगे. देन रिलीजन की बात हो रही है. एंड देन फिर सब कुछ आपके पास है तो हर सेक्शन को लगता है उसके पास कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स भी होना चाहिए. तो फिर ये आ जाएगा आपका 29, 30 में. इसके बाद देन यू हैव कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. ये सब तो है, बट अगर हमारी राइट्स ब्रीच हो रही हैं फिर हम क्या करेंगे. राइट्स तो लिख के हमें दे दिया कॉन्स्टिट्यूशन में, बट उसको वो इम्प्लीमेंट हो रही हैं, वो मिल रही हैं लोगों को कि नहीं. फॉर दैट इफ देयर इज अ ब्रीच ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स देन यू हैव कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज विच इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट्स. टू गेट ऑल योर राइट्स इम्प्लीमेंटेड, to get all your rights implemented you have got another right, that is constitutional remedies. वो भी एक fundamental right है. That is the most beautiful thing about the fundamental rights that we have. We should be grateful to our constitutional makers for giving this to us. This is absolutely amazing. That this ensures our say in the government, that ensures our dignity and everything. Now this was all about fundamental rights. I'll make another video where I will be explaining these things also, और उसका डिटेल नोट एक बिकॉज इसमें आप देख सकते हो 5 आर्टिकल हैं, तो उसको आपको कैसे याद रखना है वो मैं आपको दूसरे वीडियो में नोट्स बना के दिखा दूंगी. यहाँ जस्ट शॉर्ट एक जस्ट क्विक थ्रू के लिए ये नोट्स मैंने बना के रखा था. ना लेट्स इसी में हम ये देख लेते हैं कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके फीचर्स क्या हैं. व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके सम फीचर्स हैं. क्या हैं? सम राइट्स आई हैव रिटन इट इन शॉर्ट वे, आप उसको भी ज़्यादा शॉर्ट करके इस तरह से लिख सकते हैं एंड देन यू कैन जस्ट यू आर गुड टू गो. देन सम राइट्स आर अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली. अब भाई कोई आ गया अमेरिका का, पाकिस्तान का, किसी भी कंट्री का आ गया, वो बोलेगा हमें भी तो ये होना चाहिए ना. क्यों? आपको क्यों देंगे हम फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी? हाँ, आपको क्यों देंगे? आपको कास्ट, रिलीजन एंड ऑल दीज थिंग्स के बेसिस पर
प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट क्यों नहीं करेंगे? वो बोलेगा हमारा तो आप प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ अमेरिका के हैं इसलिए आप हमारा जन्म वहाँ हुआ डिस्क्रिमिनेट करें, क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज हम आर फर्स्ट प्रायोरिटी इज द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, इंडिया के लोग, ना कि सिटीजन्स ऑफ अदर कंट्री। सम राइट्स जो हैं वो सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है, वो फॉरेन सिटीजन्स को अवेलेबल नहीं है, बट सम राइट्स जो हैं वो दूसरे लोगों को भी अवेलेबल हैं, फॉरेनर्स को भी अवेलेबल हैं। लीगल पर्सन्स जैसे कंपनीज होती है, तो कंपनी इज ट्रीटेड एज अ एंटिटी, तो उसको भी फंडामेंटल राइट्स हैं, बट नॉट ऑल द राइट्स अवेलेबल टू देम, only few rights are available to foreigners and legal persons. Now the second feature is not absolute. Not absolute मतलब आप जाके बोल दें हाँ ठीक है ये तो हमारे राइट्स हैं, हम तो कुछ भी करें, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज माय फंडामेंटल राइट, तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। नो, कुछ भी नहीं बोल सकते आप ऐसी चीज़ें, फॉर एग्जाम्पल आप ये नहीं बोल सकते, आप ऐसे शब्द नहीं यूज़ कर सकते जो वायलेंस को इंसाइट करता है, टू इंसाइट वायलेंस, टू इंसाइट हेट्रेड। आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इसका मतलब ये थोड़ी किसी को डेफेमेटरी वर्ड्स बोलकर आ जाएंगे, नो। सो आपको कहीं भी जाने का लाइक फ्रीडम ऑफ मूवमेंट भी है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इज योर फंडामेंटल राइट। इसका मतलब ये थोड़ी हमें फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है तो हम किसी दूसरे के घर में जाके रहने लगे, बोले मैं तो कहीं भी जाऊंगा, मुझे तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का राइट है। नो, द अदर पर्सन ऑल्सो हैज़ द सेम राइट। देन फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन का आपको राइट है, फंडामेंटल राइट है, दिस विल ऑल्सो कम इन राइट टू फ्रीडम। तो आप बोलेंगे हम तो ड्रग्स का बिजनेस करेंगे, ये मेरा फंडामेंटल राइट है, राइट टू ऑक्यूपेशन, नो। सो दैट इज वाई इट हैज बीन सेड the freedom, all these rights are not absolute and they have certain reasonable restrictions to make balance between rights of individual and society, क्योंकि society is a collective, भी तो उसका भी तो कुछ rights हैं, आपका तो individual rights है, आप अपना हार्म कर रहे हो, लेकिन आप गलत अपने राइट्स का गलत इस्तेमाल करोगे तो दूसरे लोग भी इम्पैक्टेड होंगे, सोसाइटी में जो लोग रहते हैं, सोसाइटी एज अ होल विल गेट इम्पैक्टेड। अगर आप ड्रग पेडलिंग कर रहे हो तो सोसाइटी को भी नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। सो यू कैन नॉट हैव एब्सोल्यूट राइट, इसका ये मतलब है, एंड दिस इज हमारे फंडामेंटल राइट्स का एक फीचर्स है। एंड देन ऑल अवेलेबल अगेंस्ट आर्बिट्री एक्शन ऑफ स्टेट्स, सम अगेंस्ट प्राइवेट। इसका क्या मतलब है? यू हैव रेमेडीज अवेलेबल, कोई भी आपका फंडामेंटल राइट्स इसमें से ब्रीच होता है, देन यू कैन, कोई भी जो ब्रीच होता है इन द सेंस जो स्टेट ब्रीच करती है, स्टेट अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच करती है तो आप उसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं, किसी भी राइट्स के लिए आप मतलब स्टेट कोर्ट में जा सकते हैं कि माई राइट हैज़ बीन इन्फ्रिंज एंड आई वॉन्ट माई राइट बैक, दिस इज़ नॉट अलाउड। बट क्योंकि आपको इक्वालिटी नहीं मिली, आपको फ्रीडम नहीं मिली, आपको नहीं मिला, यू कैन गो टू द कोर्ट देन, बट सारे राइट्स के अगेंस्ट आप कहाँ नहीं जा सकते, मतलब आप जो प्राइवेट लोग हैं, प्राइवेट एंटिटीज़ है, प्राइवेट इंडिविजुअल है, आप उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते, बिकॉज योर राइट यू डिमांड, किससे हम डिमांड करें? गवर्नमेंट से अपना हक मांगते हैं, हम जाके दूसरे अपने पड़ोसी से हक थोड़ी मांगेंगे, ही इज ऑल्सो इंडिविजुअल ना, तो हमारा हम उनसे नहीं मांगेंगे, हम गवर्नमेंट के खिलाफ जाएंगे, हम दूसरों के खिलाफ, दे डोंट हैव राइट टू गिव अस राइट, उनके पास ये अधिकार नहीं है कि वो हमें अधिकार दे, यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो जब उनके पास वो अधिकार नहीं है, वो हमें अधिकार दे, तो फिर हम उनके खिलाफ नहीं जा सकते, हम जाके कोर्ट में नहीं बोल सकते इसने हमारा हक लिया, इसने हमें इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दिया। इक्वालिटी मतलब एक कोई, फॉर एग्जांपल आपका पड़ोसी है और उसने अपने बेटे को अपनी जायदाद दे दी और आपको नहीं दिया, आप बोले इसने इक्वल ट्रीटमेंट नहीं किया, मुझे भी तो बचपन से बेटा बेटा बोलता था, दैट्स नॉट द केस, दे विल नॉट ट्रीट यू इक्वली, यू नो। सो आप तो बहुत सारी राइट्स हैं जिसके लिए, सारी राइट्स के अगेंस्ट, सारी राइट्स के हक के लिए आप स्टेट के अगेंस्ट जा सकते हैं, बट प्राइवेट पर्सन के लोग के खिलाफ
नहीं जा सकते, ओनली 19 एंड 22 के लिए जा सकते हैं, 19 एंड 22। इफ द प्राइवेट पर्सन इज इन्फ्रिंजिंग योर फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19, अंडर राइट टू फ्रीडम में 19 एंड 21, 21 इज राइट टू एजुकेशन नहीं दे रहा है, देन यू कैन गो टू कि ये भाई ही इज इन्फ्रिंजिंग माई राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है 19 में, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, एंड कोई भी आपको रोक नहीं सकता, प्राइवेट पर्सन भी आपको नहीं जाना है, राइट आपको ये हम नहीं करने देंगे ये काम, दे कैन नॉट डू दैट, यू आर फ्री, सो यू कैन गो टू द कोर्ट अगेंस्ट द प्राइवेट पर्सन। नाउ some rights have negative placement, negative limitation on the state, and some have positive limitation, not positive limitation नहीं है, बोल देंगे enabler है वो। so नेगेटिव लिमिटेशन ऑन द स्टेट, कुछ राइट्स जो है फंडामेंटल राइट्स जो हमारे इंडिविजुअल के राइट्स हैं वो स्टेट इन द सेंस गवर्नमेंट पे नेगेटिव लिमिटेशंस प्लेस करते हैं। इसका मतलब कि हमारा राइट्स जो है उनको रिस्ट्रिक्ट करता है कुछ लॉज बनाने के लिए, राइट, दे कैन नॉट मेक लॉज जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को हमसे छीन ले, तो मतलब उन पे एक लिमिटेशन, गवर्नमेंट पे एक लिमिटेशन लगा दी है हमारे फंडामेंटल राइट्स में ने। क्या लिमिटेशन? कि वो ऐसा कोई कानून नहीं बना सकते जिससे हमारा फंडामेंटल राइट्स पे कोई भी आँच आए, ये रिस्ट्रिक्ट हो जाए, नो दे कैन नॉट। और कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो इनेबलर होते हैं, इनेबलर होते हैं इन अ सेंस लाइक राइट टू एजुकेशन। अब वो जो ये गवर्नमेंट को इनेबल करते हैं कि आप उस पर लॉज बनाएं और उसको एजुकेशन के लिए, देन इट इज़ इनेबलर फॉर द गवर्नमेंट, दे आर आस्किंग द गवर्नमेंट टू डू, भाई आप इस पर काम करो, और यहाँ कह रहे हैं नहीं आप ऐसा कोई काम नहीं करो, ऐसा कोई कानून नहीं लाओ जिससे हमारा फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो। यहाँ क्या कह रहे हैं? इनेबल कर रहा है स्टेट को, भाई यू डू समथिंग सो दैट द एजुकेशन रीचेस टू एवरीवन। So this is also one of the feature of the fundamental rights. Let's move to the next feature of the fundamental rights. The next feature of fundamental right is it is justiciable. Justiciable means we can go to the court. Court will protect our fundamental rights. It is justiciable in the court of law. हमारा कोई भी हमसे हक छीने तो हम उसके लिए जा सकते हैं, उसके खिलाफ कि हमारा फंडामेंटल राइट्स स्टेट ने, गवर्नमेंट ने इन्फ्रिंज किया है। बट यू नो व्हाट इज़ नॉट जस्टिसाइबल, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़, आप हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ हम नहीं, हम अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं तो हम जेल नहीं जाएंगे उसके लिए, वो कोर्ट में उसको उस पर जजमेंट नहीं दिया जाएगा। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ जस्टिसाइबल एंड नॉट जस्टिसाइबल। सो आवर फंडामेंटल राइट्स इज जस्टिसाइबल बिकॉज इट्स ऑलरेडी बीन मेंशन इन द आर्टिकल 32, like we have right to constitutional remedies. Now the next feature of fundamental right is it is defended and guaranteed by the Supreme Court. That is very beautiful, है ना, कि हमारे जो अधिकार हैं जो हमें संविधान ने दिए हैं वो उसकी रक्षा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। और वो हमें गारंटी भी देता है, प्रोटेक्ट भी करता है। सो कोई भी गवर्नमेंट कोई ऐसा कानून लाती है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करता है तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है it is violating the basic structure of the constitution and then declared null and void. So सुप्रीम कोर्ट हमारा मूल अधिकार जो है उसको बचाता है और उसकी गारंटी देता है। Then the next feature of the fundamental right is it is not sacrosanct. Not sacrosanct मतलब this can be curtailed and repealed by the constitutional amendment. Constitution ऐसा नहीं है अब संविधान ने 75 साल पहले लिख दिया था ये हमारे फंडामेंटल राइट्स है तो उसको टच भी नहीं कर सकते। दिस कैन बी अगर इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी इफ इट इज रिक्वायर्ड गवर्नमेंट थिंग obviously it will be reviewed by the Supreme Court but government can amend it, repeal it through constitutional amendment, जैसा कि आर्टिकल 31C ये सब ने किया था। जो प्रॉपर्टी के रिलेटेड फंडामेंटल राइट्स थे उसको गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया। देन द नेक्स्ट फीचर ऑफ फंडामेंटल राइट है
can be suspended during emergency except Article 20 and 21, except Article 20 and 21, ये हमें सस्पेंड किया जा सकता है। तो अब फंडामेंटल राइट्स तो है, इमरजेंसी लगी है, लेकिन हम इमरजेंसी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है और हम बोल रहे हैं नहीं, हमें तो सड़क पे घूमना है, 4 दोस्तों के साथ कॉफ़ी जानी, स्टारबक्स जाना है। दैट इज़ नॉट द केस। आपका फंडामेंटल राइट वहाँ पे सस्पेंडेड है। यू कैन नॉट क्लेम कि नहीं हमारा तो फंडामेंटल राइट है, मैं कोर्ट में जाऊँगा, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज लूँगा अंडर आर्टिकल 32। नो, नॉट अवेलेबल। आपको गवर्नमेंट की बात भी सुननी पड़ती है। सो बट in this situation also there are 2 articles, Article 20 and 21, which will not be suspended. Under any circumstances government cannot suspend Article 20 and 21. Article 20 क्या है? Protection in conviction of for offences, and Article 21 is protection of life and liberty. आपकी लाइफ एंड लिबर्टी इमरजेंसी है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी गवर्नमेंट चाहे तो यूजिंग पुलिस फोर्सेस एंड अदर फोर्सेस आपको शूट कर दे, आपकी लाइफ ही ले ली। भाई इमरजेंसी था, आपका तो जीने का हक ही नहीं था। इमरजेंसी में तो राइट सस्पेंड हो जाता है ना, मूल अधिकार तो आपके हैं ही नहीं इमरजेंसी में। ऐसा नहीं है, मूल अधिकार आपके जीने का इमरजेंसी में भी रहेगा। सो राइट टू लाइफ विल नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी। एंड प्रोटेक्शन इन कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, आपने जो भी ऑफेंस किया है उसके लिए भी आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। ऐसा नहीं है इमरजेंसी है तो आपको कुछ भी सजा दी जाए, आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं, जिसको उठाया धर दिया, नो, नॉट लाइक दैट। सो दिस इज ऑल्सो फीचर इज इट कैन बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट आर्टिकल 20 and 21. Now the next feature of the fundamental right is their scope of operation. Their मतलब the fundamental rights के the scope of operation is limited by Article 31A, 31C and 31B. So पहले तो ये सारे भी फंडामेंटल राइट्स है, बट नाउ स्कोप ऑफ ऑपरेशन विल बी लिमिटेड बाई these articles, these 3 articles. Article 31 क्या है? 31A is saving of laws providing for state acquisition. Saving of laws providing for state acquisition. Article 31(1)(p) is acts in 9th schedule. जो भी 9th schedule में एक्ट चला जाता है that is protected. And then 31C क्या है? Laws giving effect to DPSP. अगर कोई भी लॉ है जो DPSP को इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाया जा रहा है, देन योर फंडामेंटल राइट्स विल बी, इट माइट बी ब्रीच्ड, बट अगेन ऑल दीज थिंग्स विल बी इवेलुएटेड बाय द रिव्यूड बाय द सुप्रीम कोर्ट. नाउ द नेक्स्ट फीचर ऑफ योर फंडामेंटल राइट इज restricted application to the armed forces. तो आर्म्ड फोर्सेस को इतना सारा फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल नहीं है. वैसे तो हम बहुत बोलते हैं हमारी आर्मी, हमारा ये, हमारा वो, बट उनको सबसे ज़्यादा मान मिलना चाहिए, उनको अधिकार, बट हमें ये उनको फंडामेंटल राइट्स ही उनको बहुत रिस्ट्रिक्टेड वे में मिले हैं. एंड वाई इज इट रॉन्ग थिंग? नो, इट इज़ नॉट, बिकॉज दे आर वर्किंग इन सच सर्कमस्टांसेस और सच पोजिशन. उनका जो एरिया ऑफ वर्क है दैट इज़ वेरी सेंसिटिव. अब बोलेंगे आम पर्सन को मुझे तो बोलने की आज़ादी है, मैं कुछ भी बोलूँगा, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी मीडिया में बोल सकता हूँ. नो, they cannot move everywhere, so they have reasonable restricted, they can move but they have restricted application है उनके उस पे. आर्म फोर्सेस के लिए फंडामेंटल राइट्स का रिस्ट्रिक्शन है. वो सारे उनको, जैसे हम आपको नॉर्मल सिटीजन्स को अपना सारा फंडामेंटल राइट्स को मिला हुआ होता है, and the way we can use, they don't have access to the fundamental rights in that way. And then जो मार्शल आर्ट का टाइम होता है, जो मिलिट्री रूल होता है, देन ऑल्सो फंडामेंटल राइट्स हमारा
सस्पेंड हो जाता है, ये भी एक फीचर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स है. एंड देन द नेक्स्ट फीचर ऑफ the fundamental rights are most of them are directly enforceable and some are enforced by law. मतलब जो फंडामेंटल राइट जो संविधान में लिखा है वो इटसेल्फ एक लॉ है, वो डायरेक्टली इन्फोर्सेबल है, वहाँ लिखा है और हमें मिल गया, उसके लिए कानून बनाने की ज़रूरत अलग से नहीं है, हमें वो अधिकार मिल गए हैं. बट कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जिसको इन्फोर्स करने के लिए अलग से कानून बनाया गया है, अलग से लॉ बनाया है, विच आर इन्फोर्सेबल बाय द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट. सो फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 17, आर्टिकल 23. आर्टिकल 17 मीन्स, आर्टिकल 17 में क्या है, अनटचेबिलिटी. तो अनटचेबिलिटी को हटाने के लिए, उसको प्रैक्टिस मतलब पब्लिक प्रैक्टिस से हटाने के लिए हमारे पास अनटचेबिलिटी के लिए अलग से एक लॉ है. So this fundamental is enforceable by a separate law made by Parliament. And Article 23 is exploitation, right against exploitation. जो child labor होता है, trafficking होता है, और ये सब चीज़, ये क्या है, हमें fundamental right दिया है कि ये सब नहीं होना चाहिए, तो इसको enforce करने के लिए अलग से law बनाया गया है child के लिए, trafficking के लिए. So the feature is some of the fundamental rights are directly enforceable as they are written in the constitution, but some of the fundamental rights are enforceable by the law made by the parliament. So this was the feature. So मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया fundamental rights क्या हैं and उनके features क्या हैं. So that's all for today's video, for this video. And please like, share and subscribe my channel. This will really mean a lot. And that's all for today. I'll see you in the next video with the next topic. And आप कोई भी टॉपिक अगर आप चाहते हैं जिस पे मैं जल्दी वीडियो बना दूँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए. थैंक यू, लव यू ऑल.